फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का थर्ड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर, जो हमें डेमोक्रेसी को समझने में हेल्प करेगा। पिछले मॉड्यूल में हमने डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर करा था, तो बताओ डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या था? ये तो हमने पिछले मॉड्यूल में ही करा है ना, तो तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ, उसका फर्स्ट फीचर था इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर must rest with those elected by the people. क्या था? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. और आज हम करेंगे डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर। तो ये जो सेकेंड फीचर है वो है अ डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those who are currently in power have a fair chance of losing. इसको हम एक बार फिर धीरे धीरे से रिपीट करते हैं। A democracy must be based on a free and fair election where those who are currently in power have a fair chance of losing. इसका मतलब है इलेक्शन में पीपल के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किसको अपना लीडर इलेक्ट करना चाहते हैं, और इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, जिसमें जो रूलिंग पार्टी हो उसको भी हराया जा सके। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना में हर 5 इयर्स में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें 3000 मेंबर्स चुने जाते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इन 3000 मेंबर्स से कुछ मेंबर्स आर्मी भी चुनती है। साथ ही साथ जो भी मेंबर्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 छोटी पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब CCP, तो जो चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के मेंबर्स हैं और 8 स्मॉल पार्टीज जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती हैं, वो ही इलेक्शन लड़ सकती है, क्योंकि अप्रूवल लेना पड़ता है। किससे? CCP से और 8 छोटी पार्टी से, जो कि कौन है? CCP के सपोर्टर्स हैं। ये हुआ था 2002 और 2003 के इलेक्शंस में, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। फाइनली हम कह सकते हैं कि चाइना में पीपल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें एक ही पार्टी दैट इज CCP के मेंबर्स को चुनना पड़ता है। अब इसको हम फ्री और फेयर इलेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, जहां पीपल के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो अपने लीडर को चुन सके। तो चाइना में क्या होता है? चाइना में 5 इयर्स में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें 3000 मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं, और वही मेंबर्स इलेक्ट करते हैं कंट्री के पार्लियामेंट को, जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको पावर है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री।
अब इन 3000 मेंबर्स में कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो आर्मी चुनती है, और इसके साथ जो मेंबर्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एक छोटी पार्टीज जो कि सीसीपी की सपोर्टर्स हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। अब यही हुआ था 2002 और 2003 के इलेक्शन में, और इसी वजह से क्या होता है, वहां की जो गवर्नमेंट है हमेशा सीसीपी की ही बनती है, क्योंकि पीपल के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उन्हें एक ही पार्टी के मेंबर्स को चुनना पड़ता है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं मेक्सिको का। 1930 में मेक्सिको को आजादी मिली, और तब से यहाँ एवरी 6 years इलेक्शन होते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यह कंट्री कभी भी डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल के अंडर में नहीं रही है, मगर 70 years तक यानी ईयर 2000 तक वहां सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी, जिसे कहते हैं PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यहाँ हर 6 years में इलेक्शन होते हैं, और यहाँ ऑपोजिशन पार्टी भी होती है। फिर भी 2000 तक हमेशा इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही जीत रही है। तो मेक्सिको में क्या है, मेक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में, और आफ्टर एवरी 6 years वहां इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शन से प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इलेक्ट होता है। अब ये जो कंट्री है वो एक डिक्टेटरशिप नहीं है, मिलिट्री रूल नहीं है वहां पे, मगर 70 years तक यानी कि ईयर 2000 तक वहां जो है सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। और यहाँ पर हर 6 years में इलेक्शंस तो होते हैं, और ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, फिर भी हमेशा PRI ही जीत रही है। अब ये कैसे हो रहा है? PRI इलेक्शंस में फ्रॉड और इलीगल प्रैक्टिसेस यूज करती थी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड टू अटेंड देयर पार्टी मीटिंग्स। किसकी? PRI की। यानी सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इनकी पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी, फिर चाहे किसी की मर्जी हो या नहीं। तो ये हो गया पहला। सेकेंड, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स used to force parents to vote for PRI। मतलब जो स्कूल के टीचर्स थे वो PRI को वोट करने के लिए पेरेंट्स को फोर्स किया करते थे। जो मीडिया थी वो भी PRI को सपोर्ट करती थी, यानी मीडिया PRI के अच्छे कामों को दिखाती थी, और ऑपोजिशन पार्टी के कामों को, जो अच्छे काम होते थे, उनको इग्नोर करती थी। अब क्या होता था, समटाइम्स पोलिंग बूथ्स जो थे जहां पोलिंग होती है वो शिफ्ट हो जाते थे बिना किसी को बताए। अब पीपल को जो वोट कास्ट करना चाहते हैं उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी उन्हें ढूंढने में, तो पोलिंग बूथ्स को उनकी जगह से बिल्कुल दूर हटा दिया जाता था ताकि लोग अपना वोट न कास्ट कर पाए। अब जो PRI थी, they spent a large sum of money in campaigns for its candidate। यानी PRI अपने कैंडिडेट्स की पब्लिसिटी के लिए बहुत पैसे खर्चा करती थी। तो ये जो प्रैक्टिसेस थे, इनकी हेल्प से PRI हमेशा, that is till 2000, जीतती रही। तो यहाँ मेक्सिको में भी फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे और रूलिंग पार्टी को नहीं हराया जा सकता था। चाइना में पीपल के पास कोई चॉइस नहीं थी और मेक्सिको में ऐसा दिखता था कि लोगों के पास चॉइस है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं था। सो चाइना और मेक्सिको के एग्जाम्पल से हम
यह कह सकते हैं कि इलेक्शंस और वोटिंग होना किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं बना सकता है, जब तक कि वो जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर ना हो। तो यहाँ पर हम सेकेंड फीचर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऐड करेंगे। केवल इलेक्शंस होल्ड करना डेमोक्रेसी नहीं है, पीपल के पास चॉइस होनी चाहिए टू चूज रूलर्स ऑफ देयर चॉइस एंड उसके साथ टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर अगर वे चाहते हैं तो। सो डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज currently in power have a fair chance of losing। तो यही हमने देखा चाइना और मेक्सिको के एग्जाम्पल से, जहां क्या होता था, चाइना में पीपल के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी और मेक्सिको में ऐसा दिखता था कि पीपल के पास चॉइस है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing। तो ये बताओ डेमोक्रेसी का पहला फीचर क्या था, फर्स्ट फीचर क्या था? पहला फीचर था इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट with those elected by the people। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं about the two features of democracy that we have learned in this module। पहला फीचर, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है उन लीडर्स के पास होना चाहिए जिनको पब्लिक वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करती है। और सेकेंड फीचर क्या है? सेकेंड फीचर है डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जहां दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। नाउ लेट अस रिवाइज द फर्स्ट टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट फीचर, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल decision making power must rest with those elected by the people। The second feature, a democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing। तो यहाँ पे हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिनको हम कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, उनको अच्छे से समझा है और रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।